द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब बहरीन ने भी इजराइल को मान्यता दे दी है। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के नेताओं ने मंगलवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में इजराइल को मान्यता देने के लिए इस ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। ये दोनों खाड़ी देश सऊदी अरब के सबसे करीबी सहयोगी हैं और कुछ जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब के पूर्ण समर्थन के बिना वो इजराइल को मान्यता नहीं दे सकते थे। इससे पहले इस्राएल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौते के बाद अबू धाबी और तेल अवीव के बीच उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। इस्राएल के विमान सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन के हवाई क्षेत्र से होते हुए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंचेंगे। हजारों इजरायली और अमीराती तेल अवीव, दुबई और अबू धाबी के लिए उड़ान भरने की लंबे समय से राह देख रहे थे। यूएई के राष्ट्रपति ने पिछले दिनों एक आदेश के माध्यम से इसराइल के आर्थिक बहिष्कार के कानून को समाप्त कर दिया था और इसराइल के साथ आर्थिक संबंधों की शुरुआत के लिए रास्ता तैयार कर दिया था। इस समझौते का फलस्तीनियों के भविष्य पर क्या असर होगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन फलस्तीनियों ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। फलस्तीन ने इसराइल को मान्यता देने के लिए बहरीन की भी निंदा की है। ये ध्यान रहे कि बहरीन इसराइल को मान्यता देने वाला चौथा अरब देश है। पिछले दिनों इसराइल बहरीन समझौते की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दूसरे अरब देश भी जल्दी इसराइल के साथ रिश्ते स्थापित करने वाले हैं। समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सऊदी मामलों के विशेषज्ञ बर्नार्ड हैकल के हवाले से लिखा है, ये एक सिलसिले की शुरुआत है और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि सऊदी अरब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि सऊदी बादशाह के लिए रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ होगा। हालिया चुनाव प्रचार के दौरान एक सवाल के जवाब में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने चुनाव अभियान के दौरान कहा था, अगर यहूदी बहुसंख्यक वाले देश इसराइल को पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक वाले देश मान्यता देते हैं तो ये शांति के लिए बेहतर होगा। लेकिन इस स्थिति में इसराइल को भी दो देशों का राजनीतिक समाधान करना चाहिए, यानी इसराइल के साथ साथ एक स्वतंत्र फलस्तीन देश की स्थापना पर भी अमल करना होगा। यूएई और इसराइल के बीच हालिया समझौते की घोषणा के बाद पाकिस्तान में भी इसराइल के सवाल पर चर्चा शुरू हो गई है। अपनी सरकार की नीति के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तब तक मान्यता नहीं दे सकता जब तक कि फलस्तीनियों की समस्या को न्यायिक रूप से हल नहीं किया जाता। इसराइल को मान्यता देने का विचार पाकिस्तान में आता जाता रहा है। रक्षा मामलों की मशहूर विश्लेषक आयशा सिद्दीकी का कहना है कि विभिन्न चरणों में पाकिस्तान के इसराइल के साथ अनौपचारिक संबंध रहे हैं। उनके अनुसार साल 1970 के दशक में पाकिस्तान ने ईरान के माध्यम से इसराइल से हथियार खरीदे थे। उस समय ईरान के शाह पाकिस्तान के दूत की भूमिका निभा रहे थे। जनरल जियाउल हक के समय में भी ऐसा हुआ था। उस समय पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका और इसराइल से हथियार खरीदकर ईरान पहुंचाए गए थे। इस तरह के अनौपचारिक संबंध तो रहे हैं, लेकिन पारंपरिक कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के बारे में बातचीत पहली बार जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई थी। परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका में यहूदी सम्मेलन को संबोधित किया था। उन्होंने अपने विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी को इसराइल के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए तुर्की भेजा था, लेकिन ये बातचीत एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकी। 1-1.5 साल पहले भी इस सवाल पर चर्चा हुई थी। एक तर्क ये रहा कि पाकिस्तान ने अरब देशों की खातिर इसराइल को मान्यता नहीं देने की नीति अपनाई थी और अब जब अरब देश खुद इसराइल के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भी इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना चाहिए। दक्षिण एशिया के विदेश मामलों की विशेषज्ञ निरुपमा सुब्रमण्यम कहती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सिविलियन सरकार हो या पाकिस्तान की सेना, चाहे पीपीपी की सरकार हो या नवाज शरीफ की सरकार हो, अंदर अंदर हर कोई इस मुद्दे को कूटनीतिक रूप से हल करना चाहता है, क्योंकि उन्हें अब ये महसूस हो रहा है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। साथ ही ये भी कि पाकिस्तान मध्य पूर्व में अपने लिए कोई भूमिका नहीं देख रहा। इसराइल फलस्तीनी मुद्दे पर पाकिस्तान की दशकों पुरानी जो नीति रही है उस पर मजहब हावी रहा है। इसकी पृष्ठभूमि में यहूदियों और मुस्लिमों के संबंधों पर बढ़ चढ़ कर बात होती है। आयशा सिद्दीकी कहती हैं कि जिस तरह से हमने अपने समाज को निर्मित किया है उसमें ये समस्या बहुत जटिल है। ये 1 या 2 दिन में हल नहीं की जा सकती, चाहे वो पाकिस्तान के सैन्य संस्थान हो या फिर सरकार। इसराइल को मान्यता देने का सवाल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौती है। निरुपमा सुब्रमण्यम के अनुसार 1 साल पहले जब भारत प्रशासित कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बदलाव किया गया था, उस समय पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान की सरकार से उम्मीद थी कि इमरान सरकार कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन उसने केवल एक जबानी लड़ाई लड़ी जिससे लोगों में बहुत हद तक सरकार की तरफ से मायूसी पैदा हुई। निरुपमा आगे कहती है कि अगर इस समय पाकिस्तान इसराइल को मान्यता देता है या उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो जनता को ये संदेश जाएगा कि पाकिस्तान ने फलस्तीनियों का साथ छोड़ दिया है। सरकार के लिए अपनी स्थिति को सही ठहराना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ
सिर्फ आयशा सिद्दीकी कहती हैं कि कश्मीर और फलस्तीन एक तरह से जुड़े हुए हैं। ये दोनों समस्या एक ही तरह की हैं। अगर पाकिस्तान इसराइल को मान्यता देता है तो ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान को कश्मीर के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। आयशा आगे कहती हैं कि अगर आप एक ऐसा कदम उठाते हैं जो समाज में बड़ी अशांति पैदा कर सकता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस समय ऐसा कोई फैसला करने की स्थिति में है। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि दूसरे अरब देश निकट भविष्य में इसराइल को मान्यता दे सकते हैं। बहुत हद तक ये भी संभव है कि टूटे फूटे फलस्तीन का लंबे समय से जारी विवाद भी किसी न किसी रूप में हल हो जाए। इस बदली हुई स्थिति का कश्मीर विवाद पर सीधा असर होगा और पाकिस्तान को अपनी भविष्य की रणनीति अभी तैयार करनी होगी।